Assalamu alaikum everyone and welcome to Statecraft. This is a very huge topic जिसको मैं बड़े छोटी वीडियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बिकॉज मैंने इसकी एक दो टेक्स पहले भी किए एंड बात वही 50 मिनट तक पहुंच रही थी एंड आई नो कि 50 मिनट हर किसी के पास नहीं होते समझने के लिए, तो लिहाजा मैं इसको बड़े छोटे लेवल में डिफाइन करूंगा इस J20 की प्रोक्योरमेंट की जो न्यूज़ थी। अच्छा, शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम J20 भी लेंगे और J20 इज अ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दैट इज डेवलप्ड बाय चाइना और 2011 में इसको इन्होंने वो किया था, प्रोटोटाइप आई थी और अब तक 10 साल के अंदर चाइना 150 जहाज बना के प्लाफ में यानी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स जो है उनकी उसमें इंडक्ट भी कर चुका है। J20 एयरक्राफ्ट की इंटरनेशनल स्टैंडिंग किस जगह पे है, उसको कहाँ पे देखा जाता है, लिहाजा इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने दो तीन कंपैरिजन्स में एक दो जहाज और लेके आऊँगा। इस वक्त दुनिया में कोई 5-6 ही जहाज हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कैटेगरी में हैं, जिनमें से एक जहाज जो मुझे पसंद भी बहुत है लेकिन मैं उसका बहुत बड़ा नाकिद भी हूँ, उसको मैं ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर भी नहीं समझता, वो रशिया का Su-57 है। अच्छा, J20 किधर फॉल करता है? According to Western defense analysts and aviation experts, J20 falls right behind F-35 and F-22. Why? Because stealth को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको समझ आए कि रेडार कैसे काम करता है। रेडार जो है वो डिफरेंट वेव्स फेंकता है, रेडियो वेव्स, रेडार वेव्स, जो जाती हैं हवा में उड़ते हुए या स्टैटिक ऑब्जेक्ट को लग के वापस फिर ये इसके पास आती हैं और फिर ये इसको रीड करके बेस्ड ऑन कि उसका कितना डेटा है, मतलब वो क्या उस वेव का नंबर क्या आ रहा है, वो आइडिया गेस लगाते हैं कि ये कौन सा जहाज उड़ रहा है, कितने डिस्टेंस पे उड़ रहा है, क्या हाइट है इसकी और क्या स्पीड है इसकी और ट्रेजेक्ट्री क्या चल रही है इसकी। ये सब कुछ रेडार का काम है। स्टेल्थ का मतलब यह है कि आपका जहाज इस तरह से बनाया गया हो कि रेडार की वेव जब इसको लगे तो वापस रेडार की तरफ ना जा सकें, बल्कि यह इसमें ही एब्जॉर्ब हो जाए या इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो, वापस ना जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। तो F-22 रैप्टर वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट जिस पे यूएस एयरफोर्स ने बहुत काम किया। बेसिकली दो जहाज अपने टेंडर में इन्होंने लगाए थे, दो का मुकाबला हुआ, F-22 बच गया, F-22 जीत गया। F-22 दुनिया का सबसे ज्यादा सुप्रीम डिफ्लेक्शन बेस्ड एयरक्राफ्ट है, जिसका काम जो बेसिकली सिर्फ ये कि नहीं कि जहाज डिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर उन्होंने रैम यानी रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की जो कोटिंग्स होती हैं, एक खास किस्म का कलर कह दें, कोटिंग कह दें, वो भी किया। कॉम्पोजिट मटेरियल्स का बहुत इस्तेमाल किया गया एंड स्टेल्थ जो होता है इसका मतलब ये है कि रडार में जहाज नजर ना आए। अब जहाज के भी हिस्से होते हैं, फ्रंट को हम लोग फ्रंटल हेमिस्फीयर कहते हैं, रेयर को हम रेयर हेमिस्फीयर कहते हैं। तो 360 डिग्री स्टाइल पे काम किया गया था हमारे F-22 के। 360 का मतलब ये है कि फ्रंट तो उसका स्टेल्थी बनाया गया था, बैक भी उसकी स्टेल्थी बनाई गई थी। फ्रंट जो है अगर आप F-22 को देखें तो एज कम्पेयर टू F-16, J-10, सुखोईज, मिग्स, जितने भी जहाज हैं, आपने देखा होगा गोल किस्म की कोन आगे आई होती है जिसको हम रेडोम बोलते हैं, रेडार डोम, जिसके अंदर रेडार फिक्स किया जाता है। गोल सी कैनोपी होती है। कैनोपी का मतलब यह है कि जब मैं उर्दू में बोलूंगा तो कैनोपी बोलूंगा, जब अंग्रेजी में आ जाता हूँ तो कैनपी हो जाता है। कैनपी उस शीशे को कहते हैं जो कि उठता है, जहाज के अंदर बंदा बैठता है, शीशा ऊपर आ जाता है, इसको कैनपी कहा जाता है, वो भी बड़ी गोल। तो हर चीज आप देखें तो बड़ी गोल गोल बनाई गई होती है। फोर्थ एंड 4.5 जनरेशन फाइटर्स में स्टेल्थ से ज्यादा फोकस होता है एरोडायनामिक एंड अनस्टेबल एंड स्टेबल फिक्स्ड विंग डेल्टा विंग डिजाइन के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में फोकस जो अब तक था F-22 का, उनको F-22 जहाज इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, इन माय ओपिनियन इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये ना सिर्फ दुनिया का पहला है बल्कि दुनिया का सबसे सीक्रेटिव भी है और ये 360 डिग्री स्टेल्थ देता है। अ, जो F-22 है ये एरोडायनामिक भी बहुत है क्योंकि इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग 2 डायमेंशनल डाली गई है और ये स्टेल्थी भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह जो बाकी इसके अलावा जितने जहाज हैं यानी F-35 हो गया, इवन उसमें कहते हैं कि वो भी बैक से बड़ा स्टेल्थी है, रियर हेमिस्फीयर, आई डोंट एग्री विद दैट। ओपन एक्सपोज्ड इंजन है एज कम्पेयर टू F-22, जिसका इंजन जो आउटलेट्स हैं वो रेक्टेंगुलर नोजल्स हैं, उसके इंजन अंदर लगा हुआ है, वो बाहर से नोजल्स भी उसके उन्होंने बनाए ताकि अगर को उसको पिछवाड़े से भी ट्रैक करने की कोशिश करें तो वहां से भी रेडार वेव्स वापस ना आ सकें। इसके मुकाबले में रूसी जहाज देख लें, चाइनीज जहाज देख लें,
यानी J20 को देख लें, F31 सॉरी J31 जो कि चाइना का एक प्रोटोटाइप बेस्ड जहाज है, आप उसको चेक कर लें। जितने भी और जहाज हैं, अमेरिकन F35, J20, J31, Su-57, इनको आप चेक करें, ये सारे के सारे जो इनका रेयर है, एंड J20 एज वेल, ये पीछे से गोल गोल इंजन हैं इनके। यानी बैक जो रेयर स्टेल्थ है, रेयर हेमिस्फेयर की जो पिछवाड़े की स्टेल्थ है, वो दी नहीं गई। मतलब यह है कि जी नोज ऑन जब भी आए डिटेक्ट ना हो, जब हमला करके फिर भागे, तो भागने में स्टाइल का क्या करना है? वो तो बस भाग रहे जहाज पे, तो उसने बचाना है अपने आप को। F-22 में इस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया था। सो J20 की जो रैंकिंग है, वो F-22 और F-35 के बाद की जाती है। मैं इससे थोड़ा सा हट के चलता हूँ, बिकॉज ये रैंकिंग वेस्टर्न्स कर रहे हैं। J20 बहुत सीक्रेटिव है, ये तो वेस्टर्नर्स भी मानते हैं कि J20 का जो फ्रंट है वो F-35 एंड F-22 का एक मिक्सचर है। क्यों? जो जो एयर इनलेट्स अगर आप इस तस्वीर में देखें, जो जहां से हवा अंदर जाती है इंजन को, वो डाइवर्टलेस इनलेट्स है। उसके अंदर एक गोला सा बम्प सा निकला हुआ है, और हवा, बेसिकली ये बम्प का क्या काम होता है कि जो अंदर पंखे लगे हुए इंजन के, टर्बोफैन इंजन होते हैं, उनको उन तक रेडार की वेव्स पहुंच के रिफ्लेक्ट ना हो, इसका ये काम होता है। और जो F-22 का, इवन दो वो डाइवर्टलेस नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने पंखे सामने रखे ही नहीं हुए, उसकी गेम ही कुछ और है। तो वो खैर मुश्किल काम भी है, इस वजह से F-35 में उन्होंने नहीं किया। तो जो फ्रंट की लुक है एफ J20 की, वो F-35 और F-22 दोनों से इंस्पायर्ड है। फिर जो इवन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हो गए, जो इसका इंफ्रारेड सेंसर्स हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्वीट्स हो गए इसकी बैक साइड पे, ये सब को देखे तो ये भी गोल गोल नहीं है, ये भी एंगुलर है, चिन माउंटेड है, रेयर माउंटेड है, लेकिन एंगुलर है। अब जब आप रशियंस की तरफ आते हैं, तो उन्होंने तो बस थोपा थोपी की हुई है। जहाज का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फिफ्थ की तरह का, मतलब विंग्स की जो अलाइनमेंट है, और जो जहाज का जो वेपन्स बे है, वो नीचे जो फ्यूजलाज है उसमें वेपन्स बे रखा हुआ है। ना रेयर, मतलब ना उसकी बैक साइड से कोई स्टेल्थ के ऊपर काम किया गया है, ना उसके साइड से कोई स्टेल्थ पे काम किया गया है। दैट्स द ओनली रीजन मैं उस जहाज को ट्रू फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं समझता। लेकिन स्टिल वो रफेल, J10 इनके लिए दर्दसर हो सकता है, बिकॉज उसकी स्टेल्थ इन सबसे ज्यादा ही है। अब आ जाते हैं कि जी तो अगर को J20, अच्छा J20 फ्रंटल में तो है, बैक से नहीं है, और क्या J20 की खसूसियात हैं? J20 साइज में इन सबसे बड़ा है। जितने एयरक्राफ्ट इस पर दुनिया में हैं फिफ्थ जनरेशन के, J20 साइज में इनमें सबसे बड़ा है। ज्यादा साइज का मतलब है ज्यादा RCS भी हो सकता है उसका, बट चूंकि डिजाइन इस तरह से किया गया है कि RCS उसका कम हो, स्टेल्थ कोटिंग्स उसके ऊपर की गई हैं, एक एक चीज पे काम हुआ है एक्सेप्ट फॉर द रेयर हेमिस्फीयर, तो वो जहाज स्टिल काफी स्टेल्दी है। लेकिन बल्कि जहाज होने की वजह से, और द वे उसको कनार्ड डेल्टा विंग किया गया है, जिसकी विंग स्पैन मेरे हिसाब से बॉडी के मुकाबले में छोटा है, ये जहाज इतना मैनेवरेबल नहीं है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो दोनों F-22 से और Su-57 से कम है। मतलब ये इतना एजाइल, इतना फास्ट टर्न्स लेने वाला जहाज नहीं है, जैसे आपका JF-17 है, जैसे आपका J10 है, जैसे रफेल्स हो गए। ये इस तरह का जहाज नहीं है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बेसिकली ये है कि ये रेंज में इन सब जहाजों से ज्यादा है। ये 6000 नॉटिकल माइल्स तक जाके, मतलब इसकी रेंज है जाना, अटैक करना और मेरे ख्याल से वापस आना। लेकिन दो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स इसको रखने पड़ेंगे, और ये दो एक्सटर्नल के साथ ही सारे बात करते हैं। सबसे छोटी रेंज F-22 की है। जिस एरिया में F-22 उड़ेगा, कोई तकरीबन अराउंड 3000 नॉटिकल माइल्स के करीब, उसका डेटा मैंने देखा था 3000 था कि 3500 था, डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट नंबर्स दिए गए थे, लेकिन इनसे कम है। और जब उसका जो फ्लाइट एरिया, जो फाइटिंग जो जोन है उसका, जिस एरिया में वो फाइट करता है, वो फिर सबसे कम है। लेकिन जिस जोन में वो फाइट करता है, वो वहां का विनर है, उससे कोई जीत नहीं सकता, अनलेस और अनटिल बात BVR से WVR में आ जाए, यानी विद इन विजुअल रेंज के अंदर आ जाए, जब जहाज एक दूसरे को देख सकते हो। वहां पे J20 कैन नेवर एवर बीट F-22, बिकॉज मैनेवरेबिलिटी ही नहीं है। और जो रशिया का Su-57 है, बाई चांस अगर वो आ जाए, देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, बिकॉज एक तरफ F-22 में 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग है, तो Su-57 के अंदर 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग है।
तो फाइट बड़ी इवन एंड थोड़ा सा साइड पे होगी SU-57 के। तो क्वेश्चन ये है कि शेख रशीद साहब ने ये बात कही, चाइना ने 150 रखे हुए हैं, पाकिस्तान क्यों ले? पाकिस्तान क्यों ले, इसको मैं जरा बाद में आंसर करता हूँ। रोल क्या है J-20 का? J-20 का रोल जी ये है कि लाइक एन F-35 ये बहुत दूर तक से नोटिस कर ले दुश्मन को। लॉन्ग रेंज वेपन्स मतलब PL-15 पे ऑलरेडी डिबेट चल रही है कि 250 किलोमीटर मारता है कि 300 किलोमीटर मारता है। वो मिसाइल J-10 के साथ और J-17 Block 3 के साथ हमें मिल रहा है, वो एक्चुअल में J-20 का मिसाइल है, स्टैंडर्ड उनका जो BVR मिसाइल है। अच्छा, PLXX एक और मिसाइल है जिस पे काम चल रहा है, जिसकी मेरे माइंड में एक्सपेक्टेड रेंज इज गोइंग टू बी अराउंड, जो बैलिस्टिक रेंज है उसकी वो 500 किलोमीटर प्लस होगी, और 350 किलोमीटर शुड बी द टर्मिनल रेंज, जहां पे अगर वो शूट किया जाए, यानी 300 किलोमीटर दुश्मन से दूर अगर ये शूट किया जाए तो किल रेशियो, किल प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि इसका जो रोल है, सीधा सीधा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाना विदाउट गेटिंग डिटेक्टेड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ताकि इसको अगर किसी तरीके से जैमिंग हो रही हो तो उसको भी बीट कर दे, दूर से ही दुश्मन के जहाजों को मार के आसमान को खाली करना, जो पैकेज है उसको डिलीवर करना, एंड देन सबसे तेज 3000 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ के वापस आता है। तो फिर जब ये रियर साइड पे फिर ये नजर भी आता है, डजेंट मैटर, ये बड़ा स्पीड में वापस आ रहा है, इसको हिट करना इतना आसान नहीं होगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। जाओ, फटो फाड़ो और वापस आओ। F-35 इज डिफरेंट। वो टैक्टिक्स के हिसाब से बनाया गया है कि जी दूर से, कि वो एयर डोमिनेंस का जहाज है, दूर से ही किसी को उड़ने ना दो। मतलब पेशावर में अगर F-35 उड़ रहा है तो दिल्ली अमृतसर तक किसी का बाप भी ना उड़ सके, और मुंबई तक वो देख सकता हो, मुंबई तो ज्यादा हो गया, लेकिन पेशावर में उड़ रहा है तो कराची तक बेसिकली वो देख सकता हो कि जी कोई बैलिस्टिक मिसाइल तो लॉन्च नहीं हुआ, दूर से ही उसको दुश्मन की मूवमेंट्स नजर आ रही हो, वो नजर भी ना आए, वो नजर आ भी जाए तो मुश्किल है कि मतलब एक चीज 500 किलोमीटर आपसे दूर है, वो आपको हिट कर चुकी है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं। F-35 का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये इन दोनों का एक मिक्सचर बनाया है चाइना ने J-20 को। बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ क्योंकि बड़ा मुश्किल टॉपिक है, लोग बोर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन जो मैंने रखा है कि क्या पाकिस्तान के लिए J-20 की जरूरत है एज अ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, कीपिंग इन माइंड दैट वी आर आल्सो वर्किंग ओवर प्रोजेक्ट अज़म? नो, वी डोंट नीड J-20। शेख साहब गर्मा गर्मी में, गर्म जोशी में J-20 कहेगी कि इंशाल्लाह वो भी आएंगे। पाकिस्तान में जिस चीज में इंशाल्लाह हम लोग बोलते हैं, बेसिकली अल्लाह से तो हम कह रहे होते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा, दिल में हमारी चाहत शायद नहीं होती। मैंने देखा है लोगों को ये करते हुए। J-20 हमारी नीड ही नहीं है। टाई टर्किश एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज के साथ ऑलरेडी हमारा वो हो गया है, एक किस्म का एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, अंडरटेकिंग साइन हुई है, एग्रीमेंट हुआ है। वी बोथ आर वर्किंग, टाई एफएक्स प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट अज़म को मर्ज करने की बातें चल रही हैं, which is still very much something I would like to have, because if we are able to produce single engine aircraft, remember तुर्की F-16 सबसे ज्यादा यूज करता है, और F-4 फैंटम्स, उनके फ्लीट में F-4 फैंटम्स तो शायद अब ना हो, लेकिन F-16 थे और सिर्फ F-16 ही थे। F-35 से उनको निकाल दिया था। SU-57 में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, हालांकि उनको ऑफर किया, उर्दगान को बिठाया था, आइसक्रीम खिलाई थी और बिठाया था प्यूटिन ने SU-57 के अंदर, लेकिन स्टिल वो SU-57 के पीछे नहीं गए, बिकॉज इट डजंट कम क्लोज टू अ प्रॉपर fifth generation aircraft. It's a very potent aircraft, but you cannot call it a fifth generation aircraft. It's a 4.8 generation aircraft, in my humble opinion. One of the reasons कि ये 4.8 है is because इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके भी, जब ये पाक फा के नाम से प्रोजेक्ट था, जब ये प्रोटोटाइप फेज में था, इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया और उसके बाद इंडिया इससे बाहर आ गया, इंडिया ने इसको प्रोक्योर नहीं किया। तो पाकिस्तान को क्या चाहिए? टर्की का भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान भी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट उड़ाने का एक्सपीरियंस। टर्की के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रेडार कैपेसिटी, रेडार जो इन टेक्नोलॉजी है, दैट्स वे अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। ड्रोन टेक्नोलॉजी, अभी मैंने बैरक्टर
अकिंची एंड TB2 जिन्होंने नगोनो कराबाग में बड़ा डिस्ट्रॉय किया, और कितनी फुटेजेस अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की आई जहाँ पे इन ड्रोन्स ने रशिया को काफी टफ टाइम दिया। ठीक है, नंबर्स देन ओवरकम कर गए उस चीज को, लेकिन ये स्पेशलाइज करते हैं एंटी रशियन ऑपरेशंस के अंदर। तो तुर्की काफी एडवांस है और वो ऑलरेडी डिजाइन भी बना चुके हैं, काफी हद तक हम भी डिजाइनिंग फेज में हैं इस चीज के। अगर हम तुर्की के साथ मिलकर पार्टनरशिप में करते हैं और एक छोटा बहुत हाईली मैन्यूवरेबल मीडियम रेंज डिस्टेंस पे वेरी स्टेल्दी एयरक्राफ्ट जिसमें फ्रंटल एंड साइड जो स्टेल्थ है उस पर हैवी फोकस हो, हम ये चीज अचीव कर जाएंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत एक लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट के, जिसका मेन मकसद दूर से क्रूज करके जाना, हवा में दुश्मन को मार के वापस आना। देखिए हमारा बॉर्डर बड़ा छोटा है, हमारा महली वकूफ छोटा है। हमने कोई कराची से निकल के पेशावर तक पहुंचने में फाइटर एयरक्राफ्ट को कितना टाइम लगेगा? वो जो स्पीड पे उड़ता है वो बहुत हाई होती है। तो टाइम कम है, जल्दी इधर से उधर पहुंच सकते हैं। तो J20 इज नॉट बेसिकली फॉर अस। J20 इज लाइक आपके पास एक ऐसा जहाज हो जो डबल इंजन हो एंड आपकी एयरफोर्स डबल इंजन पे काम ना करती हो, तो आपके लिए उसकी मेंटेनेंस और भी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया और ममालिक जिनके पास डबल इंजन एयरक्राफ्ट्स हैं उनको मेंटेनेंस इश्यूज भी एक जहाज के साथ दो दो दफा उठाने होते हैं, यानी इंस्पेक्शन से लेके मेंटेनेंस एवरीथिंग फॉर टू इंजन्स इज डबल। सो आप देखें अगर सुखोई के जो इंडियन फ्लीट्स थे वो कितनी दफा ग्राउंड हुए हैं, record पड़ा हुआ, इट्स नॉट, इट्स बेसिकली एन ओपन सीक्रेट एंड इट्स नॉट जस्ट इनहेरेंट टू द इंडियन एयरफोर्स। ये बाकी भी जितनी एयरफोर्सेज हैं जिनके पास ड्यूअल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के जहाज हैं, उनको उसकी मेंटेनेंस में बहुत खर्चा करना पड़ता है एंड वी ऑनेस्टली डोंट नीड दैट। ये जहाज बहुत बल्कि है, इसमें कोई डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, एंड डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी की पाकिस्तान को ज़रूरत इसलिए है कि जब भी इंडिया के पास जो हमारा ट्रेडिशनल एडवर्सरी है व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री कंपटीशन, जब भी इंडिया फिफ्थ जनरेशन की तरफ जाएगा, डेफिनेट सी बात है कि मैन्यूवरेबिलिटी वुड बी देयर। व्हाई? जब दो जहाज एक दूसरे को अगर वो इक्वल लेवल या कंसिडरेबली नियर लेवल ऑफ स्टेल्थ अचीव करते हैं, वो एक दूसरे को BVR में देख ही नहीं सकते। तो कॉमन सेंस कहता है कि वो एक दूसरे को विद इन विजुअल रेंज के अंदर ही देखेंगे, unless or until they are assisted by some ground-based radars, some AWACS, some very high frequency radars जो चाइना बना रहा है, जो चाइना ने पाकिस्तान को भी दिया भी है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी है। अगर कोई वो असिस्टेंस नहीं है और सिर्फ वन ऑन वन फाइट होती है, विच इज बहुत ही अजीब सी बात मैं करूँ, वन ऑन वन फाइट्स होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि वी आर गोइंग बैक टू द प्री रेडार एज, जहां पे आंखों से देखा जाता था दुश्मन को, या बहुत हो गया तो IRST सेंसर्स जो इंफ्रारेड के थ्रू ट्रैकिंग करते हैं, जो कि हीट सिग्नेचर्स ढूंढते हैं, उनसे देखा जाता है। तो जब आप वहां पे आ गए, इतने क्लोज आ गए, विद इन विजुअल रेंज में आ गए, देन क्या चीज आपको मैटर करती है? देन आपको चाहिए है गुड थ्रस्ट टू वेट रेशियो, a very agile aircraft, a small body, not like a huge target sitting like a duck in the sky, and you need a very capable fighter pilot as well, जो कि आराम से उठा सके डेटा, सेंसर्स फ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही हो। तो मोर सॉर्ट ऑफ लाइक अगर J10 की टाइप का जहाज हो लेकिन फुल स्टेल्दी हो, दैट्स आवर रिक्वायरमेंट। That's why I'm saying J20 is not what we need. टाई FX प्लस प्रोजेक्ट अजम का जो भी आउटकम आता है 8 से 8 साल के अंदर अंदर 10 साल तक, लेट्स लुक एट दैट। आई होप मैंने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन देख के अच्छा लगता है, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करें, स्पेशली अगर किसी टॉपिक के बारे में इफ यू गाइस वांट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर अपनी वीडियो बनाऊं या किसी बनी हुई बेसिकली किसी भी टॉपिक के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करूं। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे।